राजू, आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला देने वाली खबर है, क्योंकि नेपाल में ऐसा फैसला लिया है जो सीधे सत्ता, सिस्टम और कूटनीति तीनों को बदल सकता है। जरा सोचिए, जिस पद पर पहुंचने के लिए अब तक राजनीति, पावर और नेटवर्क की जरूरत होती थी, अब वही पद एक ओपन जॉब बनने जा रहा है। जी हाँ, नेपाल में अब राजदूत बनने के लिए खुली भर्ती होगी और यही वजह है कि यह फैसला इस वक्त इंटरनेट लेवल पर भी चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अब सवाल ये है कि यह असली लोकतंत्र है या फिर एक ऐसा प्रयोग जो सिस्टम को हिला भी सकता है। दोस्तों, हर बड़े फैसले के पीछे एक कहानी होती है और यही कहानी है बदलाव की। अब तक नेपाल में राजदूतों की नियुक्ति कैसे होती थी, यह समझना बेहद जरूरी है। पहले सिस्टम में दो रास्ते थे। पहला, करियर डिप्लोमेट्स, यानी जो लोग सालों से विदेश सेवा में काम कर रहे हैं, और दूसरा, राजनीतिक नियुक्तियां, यानी सत्ता में बैठी सरकार अपने भरोसेमंद लोगों को इस पद पर भेजती थी। साल 2019 में केपी शर्मा ओली की सरकार ने इसे फॉर्मल रूप में दिया था, जिसमें 50% पद करियर डिप्लोमेट्स और 50% पद राजनीतिक लोगों के लिए तय कर दिए थे। यानी साफ था कि सिस्टम में राजनीति का दखल हमेशा रहेगा। लेकिन अब यह एंट्री होती है एक नए सोच की। अब इस बदलाव के चेहरे बनते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह, जिनकी सरकार ने यह तय किया है कि अब यह सिस्टम पूरी तरह बदलेगा और राजदूत जैसे अहम पद के लिए ओपन कंपटीशन होगा। यानी कोई भी योग्य व्यक्ति अप्लाई कर सकता है और अपनी काबिलियत के दम पर इस पद तक पहुंच सकता है। अब इस फैसले को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी है शिशिर खनाल पर, जिन्होंने साफ निर्देश दे दिए हैं कि जल्द वो वैकेंसी निकाली जाएगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाएगी। अब यहाँ थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्योंकि यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है, बल्कि यह पावर स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश है। अब तक जो लोग राजनीतिक संपर्क के दम पर इन पदों पर पहुंचते थे, उनके लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है, और जो लोग योग्य हैं लेकिन सिस्टम से बाहर थे, उनके लिए यह एक बड़ा मौका है। अब बात करते हैं इस भर्ती प्रक्रिया की, क्योंकि यही इस पूरे बदलाव का दिल है। जानकारी के मुताबिक उम्मीदवारों से उनकी एजुकेशनल, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की समझ, रिसर्च वर्क, अनुभव और कूटनीतिक क्षमता से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। यानी पहली बार नेटवर्क नहीं बल्कि नॉलेज को प्राथमिकता दी जा रही है। यही वजह है कि इस फैसले को ट्रांसपेरेंसी और मेरिट का बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि हर बड़े बदलाव के साथ विवाद भी आता है और यहाँ भी वही हो रहा है। नेपाल के कई पूर्व राजनयिक इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि राजदूत कोई साधारण नौकरी नहीं होती है, यह देश का बड़ा चेहरा होता है विदेशों में, और इसे सिर्फ एग्जाम और इंटरव्यू से तय नहीं किया जा सकता। उनका तर्क है कि इस पद के लिए अनुभव, नेटवर्क और देश के प्रति गहरी निष्ठा जरूरी होती है, जो ओपन भर्ती में कमजोर पड़ सकती है। कुछ एक्सपर्ट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ओपन भर्ती की बजाय सरकार को हेड हंटिंग करनी चाहिए, यानी ऐसे विशेषज्ञों को ढूंढना चाहिए जिनकी किसी खास देश पर मजबूत पकड़ हो, क्योंकि हर देश की राजनीति, संस्कृति और कूटनीति अलग होती है और वहाँ एक अनुभवी चेहरा ही ज्यादा प्रभावित हो सकता है। अब जरा इस फैसले के दायरे को समझिए, क्योंकि यह सिर्फ एक दो पोस्ट की बात नहीं है, बल्कि कुल 17 बड़े पदों की भर्ती की बात हो रही है, जिनमें इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े देश शामिल है। यानी नेपाल अपनी विदेश नीति के सबसे अहम चेहरे को एक नए सिस्टम के जरिए चुनने जा रहा है, और यही यह मामला बड़ा हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ नेपाल का अंदरूनी फैसला नहीं रह जाता, बल्कि इसका असर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी पड़ेगा। अगर नए चुने गए राजदूत मजबूत और सक्षम होंगे तो नेपाल की ग्लोबल इमेज बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर चयन में गड़बड़ी हुई तो इसका सीधा असर विदेश नीति पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, यह फैसला सही है? क्या यह सिस्टम को साफ करेगा या फिर नई समस्या पैदा करेगा? क्योंकि ओपन सिस्टम में पारदर्शिता तो होती है, लेकिन साथ ही लॉबिंग और बाहरी प्रभाव का खतरा भी बढ़ जाता है, और यही वजह है कि इस फैसले को लेकर देश के अंदर बहस तेज हो गई है। यह सिर्फ नेपाल का मुद्दा नहीं है, यह उस भविष्य की झलक है जहां पावर और सिस्टम दोनों बदल सकते हैं।
और अंत में यही कहेंगे कि यह फैसला एक बड़ा रिस्क भी हो सकता है और एक बड़ा अवसर भी। अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे कैसे लागू किया जाता है। अगर सही तरीके से लागू हुआ तो यह पूरे क्षेत्र के लिए एक मॉडल बन सकता है, और अगर गलत हुआ तो एक बड़ी चेतावनी बन जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजदूत जैसे पदों के लिए ओपन भर्ती होनी चाहिए? क्या इससे सिस्टम बेहतर होगा या फिर अनुभवी लोगों की जगह कम हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।